जय हिंद। हम लोग फिर से एक न्यू पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आ गए हैं, जो कि ये वाला है रहने वाला है नेट 2024 जून 2024 का, जो कि हुआ था अगस्त में, 29 अगस्त को हुआ था। हम लोग शिफ्ट वन का 1 से 100 नंबर तक क्वेश्चन तक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड टुडे वी डिस्कस्ड अगस्त 29 शिफ्ट टू। तो आज हम लोग शिफ्ट टू का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और आज हम लोग करने वाले हैं 1 से 20 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जिनका नेट हो चुका है वो जेआरएफ का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसीलिए शुरू से लास्ट तक आप लोग को वीडियो देखना है। सारा क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम पर। आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, ज़्यादा लेट ना करते हुए। और अगर पसंद आएगा तो आप लोग को लाइक करना है, और नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करना है। कमेंट करके बता देना है कि क्या पसंद नहीं आ रहा है और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, महायान या महान वाहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप लोग को, जैसा मैंने आपको पिछला वीडियो सब में बताया है कि 1 2 3 4 करके आप अपने कॉपी में लिख करके रखिए, और 1 से 100 तक। और आप लोग वीडियो को पॉज कर करके आप लोग को क्या करना है, खुद से पहले आंसर देना है। 1 नंबर 2 नंबर खुद से आंसर देना है, उसके बाद मेरे जवाब देने से पहले आपको आंसर देना है। और फिर अगर गलत आप लोग का आंसर है तो कॉपी में ही आप लोग को कट करना है, और लास्ट में नंबर लिखना है कि कितना नंबर आप लोग का आ रहा है। और वो नंबर को कमेंट करना है पब्लिकली, ताकि आप लोग को भी पता चलता रहे कि पब्लिकली कोई भी चीज बोला जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा सजग हो जाता है हर कोई। तो पब्लिकली आकर के आप लोग को कमेंट करना है कि कितना नंबर आ रहा है आप लोग का। आई होप कि पिछला वीडियो सब में भी आप लोग ऐसा कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो ये आपका सीरियसनेस ही दिखाता है। तो महान वाहन के बारे में स्टेटमेंट पूछा गया है। महान वाहन के ब्रह्मांड में असंख्य बोधिसत्व है, अवलोकितेश्वर दिव्य बुद्ध है। बोधिसत्व न केवल करुणा की भावना है बल्कि दुख को भी है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं एक दीपक होना चाहिए और अपने स्वयं के उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए। पुण्य के हस्तांतरण का विचार इस स्कूल की एक विशेष विशेषता है। तो बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, महान वाहन के ब्रह्मांड में असंख्य बोधिसत्व है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है एकदम। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, अवलोकितेश्वर जो है दिव्य बुद्ध है, तो ये दिव्य बुद्ध नहीं है, ये है बोधिसत्व है ये। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब स्टेटमेंट बी गलत हो जाता है। तो बी भी जहां जहां है उसको उसको काट सकते हैं आप लोग। तो ये दो बच गया है हम लोग के पास, जिसमें कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो सीधे ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का करेक्ट आंसर आ जा रहा है। ACE एलिमिनेशन मेथड के से हम लोग को आंसर तक हम लोग पहुंच जा रहे हैं। डी नंबर क्यों गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये जो है ये महायान शाखा से ये संबंधित नहीं है। ये बौद्ध का थेरवाद शाखा से कनेक्टेड है ये। प्रत्येक प्राणी को स्वयं का एक दीपक होना चाहिए और अपने स्वयं का उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये वाला थेरवाद से कनेक्टेड है। और ई नंबर जो स्टेटमेंट है, पुण्य के हस्तांतरण का विचार इस स्कूल की एक विशेष विशेषता है, तो ये वाला महायान का एक विशेष विशेषता तो है ही। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऑप्शन नंबर 4 ही मारे होंगे, और अगर ऑप्शन नंबर 4 नहीं मारे होंगे तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टॉपिक आप लोग अच्छा से कवर करके रखिए। तो ये ACE इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, बोधिसत्व है ये, महायान का ब्रह्मांड कई बोधिसत्व है। सी नंबर स्टेटमेंट है कि करुणा का भाव भावना नहीं है बल्कि दुख का भी है। और ई स्टेटमेंट है कि पुण्य के हस्तांतरण का विचार इस स्कूल का एक मुख्य विशेषता है। यहाँ हियर इज एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू। अवलोकितेश्वर दिव्य बुद्ध है, ये वाला जो है वास्तव में बोधिसत्व है और ना कि बुद्ध है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं का एक दीपक होना चाहिए, ये एक थेरवाद का, ये थेरवाद से कनेक्टेड है, ये महायान से कनेक्टेड नहीं है ये, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, उर्दू कविता राष्ट्रीय ऐतिहासिक विकास के सभी चरणों के प्रति उत्तरदायी रही है। निम्नलिखित में से कौन से कवि ने अपनी कविताओं में राष्ट्रीय आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया है। एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो 29 अगस्त का शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन है, 29 अगस्त शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी तक का पूछा जाने वाला सबसे टफेस्ट पेपर रहा है।
यूजीसी नेट ने हिस्ट्री में जितना भी पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा है, सबसे टफेस्ट पेपर यही रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा आप लोग का गलत हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें कट ऑफ आप लोग का नीचे रहेगा। और मेरा यही वाला शिफ्ट मेरा रहता है, जिसमें कि मैंने अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर किया है। मेरा शिफ्ट यही था। तो कितना कट ऑफ गया था? 161 कट ऑफ गया था यूजीसी नेट के लिए, और जेआरएफ के लिए लगभग 175-76 के आसपास गया था। चूंकि परसेंटाइल में इस बार कट ऑफ निकला था, इसीलिए एक्यूरेट अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि कितना नंबर एक्यूरेट हुआ है। ठीक है, तो ब्रिज नारायण चकबस्त, दुर्गा सहाय सरूर, हसरत मोहानी, मोहम्मद अली जौहर और मीर हसन, इसमें से बताना है कि कौन सा कवि जो है राष्ट्रीय आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया। तो ये जो ऊपर का चार कवि जो है, जिसमें कि मीर हसन नहीं होगा, तो ई जो है, ई नहीं होने वाला है। ए बी सी डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल डीपली जाकर के इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह का क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड भी बन सकता है। तो ब्रिज नारायण चकबस्त ये एक प्रमुख उर्दू कवि थे, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से राष्ट्रीयवादी भावना को व्यक्त किया है। दुर्गा सहाय सरूर ये भी एक उर्दू कवि थे, जो राष्ट्रवादी कविता के लिए जाने जाते हैं। सरूर का काम अक्सर सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता के विषय पर केंद्रित था। हसरत मोहानी के बारे में आप लोग को पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते समय हसरत मोहानी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे ये। इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का जो है, ये प्रसिद्ध नारा को गढ़ा था इन्होंने। मोहम्मद अली जौहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता और एक प्रभावशाली उर्दू कवि थे। तो ये चारों कवि जो है, ये राष्ट्रवादी कवि थे। लेकिन जो मीर हसन है, ये 18वीं सदी के उर्दू और फारसी कवि थे, जो कि सहर उल बयान जैसी अपनी क्लासिक कविता के लिए जाने जाते हैं। और ये एक राष्ट्रवादी कवि नहीं रहते हैं। राष्ट्रीय आकांक्षाओं या स्वतंत्रता आंदोलन पर महत्वपूर्ण रूप से केंद्रित इनका कविता नहीं था। इसीलिए मीर हसन जो है, इस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई गलत हो जाएगा। और बाकी चारों जो ऑप्शन है वो सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से पोस्ट मॉडर्निज्म द्वारा बल दिए जाते हैं? तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शिफ्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी प्रीवियस वीडियो सब देखे हैं, उनको वो पता होगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 10 के अंडर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन सा है? बहुआयामी ये है, विखंडन ये भी है, असंतता को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी, तो ये भी है, अनिश्चितता ये भी है, और क्षणिकता मतलब कि सभी का सभी है। ए बी सी डी ई सभी जो है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म से कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। तो हियर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू। आप लोग पीडीएफ में जा करके ये एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। बहुआयामी, खंडन, असंतोष, अनिश्चितता, क्षणिकता, ये सब के बारे में पढ़ सकते हैं। और ये जो टॉपिक है उत्तर आधुनिकता अवलोकन, ये वाला आप लोग स्पेसिफिकली ये वाला चीज आप लोग पीडीएफ में जा करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी यूनिट 10 से पूछा गया है, और ये मिलान करने के लिए पूछा गया है। इंडियन हिस्टोरियन का नाम दिया गया है, और सामने दिया स्कूल, वो कौन से विचारधारा से वो कनेक्टेड थे। तो राजेंद्र लाल मित्र, सुभो सुशोभन सरकार, डेविड हार्डिमन और रॉबर्ट आर्म, तो ये कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है? तो राजेंद्र लाल मित्र ये नेशनलिस्ट स्कूल राष्ट्रवादी से कनेक्टेड है। ए का 1, सुशोभन सरकार ये मार्क्सिस्ट से ही कनेक्टेड है। बी का 2, तो ए का 1 और बी का 2 कहाँ का मैच कर रहा है? ए का 1 और बी का 2 यहाँ पे मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। मतलब कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, मतलब कि ये ऑलरेडी मैच्ड ही है। ठीक है, तो ये याद रखना है। रॉबर्ट और मैं कहाँ पे है? कॉलोनियस स्कूल, औपनिवेशिक स्कूल से ये कनेक्टेड है, रॉबर्ट आर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है आप लोग के पास। ये सारा का सारा कंटेंट टेक्स्ट बुक से लिया गया है।
तो आप लोग ये पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है पीडीएफ में जा करके आप लोग पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर करके। यहाँ पे अगर पूरा बताने चलूँ, पूरा पढ़ पढ़ के अगर मैं समझाने चलूँ तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड। तो आप लोग को ये चीज, आप लोग को पीडीएफ, यू हैव टू रीड द पीडीएफ मस्ट। बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग को पीडीएफ पढ़ना, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसका सिर्फ आंसर देख लेने से सिर्फ काम नहीं बनेगा। आप लोग को पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा सही हो रहा है, और उसका पीछे का सारा कंटेंट आपको पढ़ना जरूरी है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित संस्कारों को उनके प्रदर्शन के निर्धारण के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। सीमांतोन्नयन, अन्नापासन, चूड़ाकर्म, निष्क्रमण और गर्भाधान। तो ये वाला इम्पोर्टेंट एक कड़ी है, ये वाला वैदिक में, और इससे ऑलरेडी नेट जो है ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। इस ये वाला टॉपिक से ऑलरेडी नेट क्वेश्चन पूछ चुका है हिस्ट्री में। तो इसको सजाना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो गर्भाधान आएगा, ई नंबर सबसे पहले आएगा, तो 3 जगह ई मैच कर रहा है। उसके बाद सीमांतोन्नयन आएगा, ए मैच करेगा उसके बाद, तो 2 जगह ए भी आ रहा है। उसके बाद मैच करेगा निष्क्रमण, डी आएगा उसके बाद, तो डी यहाँ आ रहा है। और सबसे लास्ट में आएगा चूड़ाकर्म, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये सब होता क्या है, जैसे कि गर्भाधान क्या होता है, गर्भाधान पहला संस्कार है जो गर्भाधान या गर्भावती होने की क्रिया को दर्शाता है। सीमांतोन्नयन क्या है, ये जो है गर्भावस्था के चौथे या 5वें महीना के दौरान किया जाने वाला संस्कार है, जो माँ और बच्चा दोनों के कल्याण को सुनिश्चित करता है। निष्क्रमण जो है, ये पहली बार घर से बाहर ले जाने का संस्कार है, जो आमतौर पर जन्म के चौथे महीने में किया जाता है। और अन्नापासन क्या है, बच्चे को ठोस भोजन पेश करने का समारोह है, जो आमतौर पर जन्म के छठे महीने में किया जाता है। और चूड़ाकर्म, जिसमें कि बाल कटवाया जाता है, आमतौर पर बच्चे का जीवन के पहले या तीसरे वर्ष में किया जाता है, और ये काम करने के बाद बोला जाता है कि बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है। तो ये बहुत धूमधाम से किया जाता है चूड़ाकर्म। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किसकी पुस्तक काली द मदर ने महान कलाकार अवरिंद्रनाथ टैगोर को भारत माता चित्र बनाने के लिए प्रभावित किया है। तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे होंगे, मतलब कि प्रीवियस जो हम लोग डिस्कस किए थे, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए थे, वहां पर भी एक अवरिंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ बोल रहा है भारत माता को कौन इंस्पिरेशन दे रहा था उनको, तो ये था सिस्टर निवेदिता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है भारत माता के लिए। तो सिस्टर निवेदिता, जिनका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीवियस शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है निवेदिता से। वे भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति संस्कृति से बहुत प्रभावित थी और भारतीय राष्ट्रवाद की प्रबल समर्थक थी। उनकी पुस्तक काली द मदर ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सिर्फ यही वाला चीज दे करके पूछा जा सकता है कि काली द मदर किसका पुस्तक है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन तो यही है, काली द मदर किसका पुस्तक है, सिस्टर निवेदिता का पुस्तक है ये, जिससे कि पोशाक माँ के रूप में दर्शाते हुए भारत माता नामक प्रतिष्ठित चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन ये जो ऑप्शन में सरोजनी नायडू है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। पंडित रामाबाई से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में, और बंकिम चंद्र चटर्जी से भी ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग को पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग वहां से जा करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मंत्री और अधिकारी और किस कौन कार्य से संबंधित है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। शिफ्ट 1 में भी हम लोग ने देखा था कि ये वाला टॉपिक से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछा था, और शिफ्ट 2 में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अक्षपतला, रूप दर्शक, पोताध्यक्ष और समहारता। तो इसमें जो फेमस है सबसे पहले वही मिला देते हैं, समहारता वित्त मंत्री है।
वित्त और गृह मंत्री डी का 1, तो डी का 1 दो जगह मैच कर रहा है, डी का 1। ठीक है, तो डी का 1 दो जगह मैच कर रहा है। रूप दर्शक, रूप दर्शक क्या था? ये था सिक्कों का निरीक्षक था ये। बी का 4 से मैच करेंगे हम लोग, तो बी का 4 यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो इसीलिए सीधे ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अक्षपतला क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कम ऑडिट अधिकारी, और पोताध्यक्ष क्या हो जाएगा? भार और माप का अधीक्षक। तो पोताध्यक्ष भी एक फेमस अधिकारी है। ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला क्वेश्चन है। बाकी अभी जो जो डिस्कस किए वो सब में अगर डाउट हो रहा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये सब क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो भारी दिक्कत है फिर। ठीक है, अक्षपतला अधिकारी देखिए क्या था ये। अक्षपतला अधिकारी रिकॉर्ड रखने और ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार था। यह भूमिका वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था। रूपदर्शक क्या था? यह सिक्कों की प्रामाणिकता को निर्धारण करता था। पोताध्यक्ष क्या था? भार और माप का अधीक्षक था पोताध्यक्ष। और समहारता, ये तो वित्त मंत्री था ही, पैसा का लेन देन सारा का सारा समहारता के अंडर होता था। उसके बाद देखिए वित्त मंत्री, समहारता, ये सब कुछ उसी फिर से दिया गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर आप लोग ही कमेंट करके बोलेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू हैव टू रीड इन पीडीएफ। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हियर्स द मैच द फॉलोइंग एंड द टॉपिक इज सूफी सेंट. So I already mentioned you that Sufi scent is the most important topic in the medieval India. I already told you that you have mentioned this topic in your page. जो भी मैंने आपको बीते दिनों में बताया है कि आप लोग अपना एक पेज में जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोग को बताते हुए चल रहा हूँ। तो ये सूफी सेंट आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि यू ऑलरेडी मेंशन दिस टॉपिक। सूफी सेंट हर चीज इसका इम्पोर्टेंट है। तो सूफी सेंट के बारे में दिया गया है और उसका केंद्र दिया गया है कि कहाँ कहाँ से ये मैच करेगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये तो बहुत फेमस है, ये तो दिल्ली से ही मैच हो जाएगा ये। ए का 4, और क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जा रहा है। ए का 4 सिर्फ एक ही में दिया गया और नहीं दिया गया, तो यहीं पे खत्म हो गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली हो जाएगा। गंज सकर, गंज सकर हो जाएगा अज्जोधन। शेख जमालुद्दीन, ये हो जाएगा देवतल्ला। और मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती भी बहुत फेमस है, जो कि अजमेर से कनेक्टेड है। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी है। तो डी का 3 से अगर हम लोग मैच करते हैं तो 3 जगह डी का 3 आ जा रहा है, इसीलिए यहाँ से मैच नहीं हो पाएगा। बख्तियार काकी से आप लोग आराम से कर सकते हैं, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से भी कनेक्टेड है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु अपने आप को ये बोलते थे। ठीक है। जिसके याद में एक चीज बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोगों को कमेंट करना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बख्तियार काकी के याद में क्या करते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भारत में चिश्ती सिलसिला का एक प्रमुख सूफी सेंट है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोग का चिश्ती से कनेक्टेड है। ये टॉपिक चिश्ती संप्रदाय से, सूफी सेंट में चिश्ती संप्रदाय एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। उनकी गतिविधि का केंद्र दिल्ली रहता है। और बाबा फरीउद्दीन गंज सकर, जिसको कि एक और नाम था, जिसको कि बाबा फरीद के नाम से ये फेमस थे। तो ये जो है ये कहाँ से कनेक्टेड होगा? ये कनेक्टेड होगा अज्जोधन से, ये कनेक्टेड है। और शेख जमालुद्दीन, ये देवतल्ला से कनेक्टेड है। और मोइनुद्दीन चिश्ती, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, ये अजमेर से कनेक्टेड है। और मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप लोग जब सूफी सिलसिला जब पढ़ रहे होंगे तो मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आप लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया प्रकाशित किया, ये तो बहुत फेमस है। काबुल में भारत का एक अंतरिम सरकार स्थापित हुई। काबुल में एक अंतरिम सरकार स्थापित हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। पहला अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो जो आता है आपको उसके बारे में आप लोग मेंशन कीजिए। जैसे कि ये वाला तो बहुत फेमस है, इससे यूजीसी नेट ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये सब के बारे में, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ चुका है। क्योंकि मैं ऑलरेडी हर क्वेश्चन को 2-3 बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ हर ईयर को, इसीलिए थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया है कि कौन सा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये एनी बेसेंट से क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी। तो ये वाला 1914 में ये वाला हुआ था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये वाला 1916 में हुआ था।
और प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड इन काबुल, ये वाला काबुल में जो है ये हुआ था 1915 में, ये काबुल में हुआ था। जेबी बोस फाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वाला हुआ था 17 में, 1917 में। और फर्स्ट डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ये हुआ था 1918 में। तो मतलब कि ये है कि 14, 15, 16, 17, 18 ये सीधे क्रोनोलॉजिकल में ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ए बी सी डी ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो न्यू इंडिया हो जाएगा 1914 में, जो कि एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट का एक और फेमस बुक है, उसको आपको कमेंट करना है कि एनी बेसेंट का और एक फेमस बुक कौन सा है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है यूजीसी। काबुल में भारत की एक अंतरिम सरकार की स्थापना, ये 1915 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये तो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता है, ये वाला भी पता होगा आप लोग को। अब बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1917 में कलकत्ता में स्थापना किया गया था। और पहला अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन, ये 1918 में अंबेडकर के नेतृत्व में ये किया जाता है। तो इस तरह इसका ए बी सी डी ई ऑलरेडी सजा हुआ है पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 10, किस मुगल कलाकार ने किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्थापना किया है? आई ऑलरेडी मेंशन दैट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूजीसी नेट प्रिपरेशन। ये वाला टॉपिक जो है मुगल काल का चित्रकला, एवरी ईयर दिस टॉपिक 1 और 2 क्वेश्चन रहता ही है इस टॉपिक से। तो नैन सुख, निहाल चंद, भवानी दास या पंडित सेतु, तो ये किशनगढ़ चित्रकला जो है ये याद रखना है, ये भवानी दास से कनेक्टेड है ये। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। भवानी दास जो कि 18th सेंचुरी के मुगल कलाकार थे, जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्थापना का श्रेय दिया जाता है। किशनगढ़ शैली राधा और कृष्ण के अपने आध्यात्मिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, खासकर बन्नी ठन्नी। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूजीसी नेट इससे भी क्वेश्चन पूछ चुका है। बन्नी ठन्नी किससे कनेक्टेड है? तो ये कनेक्टेड है किशनगढ़ शैली से कनेक्टेड है, जो कि राधा और कृष्ण का आध्यात्मिक प्रेम के बारे में बताता है। और हियर्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, नैन सुख हिमाचल प्रदेश के गुल्लर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध पहाड़ी चित्रकार था। निहाल चंद ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से जुड़े एक प्रतिष्ठित कलाकार थे, लेकिन इसके संस्थापक ये नहीं थे निहाल चंद। पंडित सेतु ये मुगल कलाकार थे, लेकिन उनके विशिष्ट चित्रकला स्कूलों में योगदान के बारे में सीमित जानकारी है। तो पंडित सेतु के बारे में ज्यादा जानकारी हम लोग को है ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, खुदकास्ट पीजेंट इन राजस्थान वेयर नोन एज, राजस्थान में खुदाकास्ट पीजेंट को, किसान को क्या कहा जाता था? मिरासी, थलवाहिक, गवेती या फिर चौधरी। तो ये जो राजस्थान का जिक्र किया जा रहा है, राजस्थान में कहा जाता था, गवेती कहा जाता था राजस्थान में। तो ये सम इंफॉर्मेशन फॉर यू। गवेती जो है खुदकस्त शब्द राजस्थान में कहा जाता था। इन किसानों को स्थानीय रूप से गवेती के नाम से जाना जाता है। गवेसी शब्द जो है स्व खेती करने के वाले किसान को दर्शाता है, जो किराए के मजदूर पर निर्भर नहीं थे। ये खुद मतलब कि खुद कृषि करते थे, ये मजदूर नहीं थे। यह प्रणाली राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित थी, जहाँ किसान अपनी भूमि के भूखंड का प्रबंधन और काम करते थे। खुदकास्ट का क्या मतलब हो जाता है? खुदकास्ट का मतलब है कि खुद ही अपना जमीन पे वो लोग खेती कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इन 1861 रॉबर्ट नाइट मर्ज्ड द 3 न्यूज़पेपर टू फॉर्म टाइम्स ऑफ इंडिया इन बॉम्बे, द न्यूज़पेपर वेयर। तो बोल रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए 3 न्यूज़पेपर को मर्ज करके बनाया गया, तो वो 3 न्यूज़पेपर कौन सा था? बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे टाइम। तो सबसे पहले तो बॉम्बे क्रॉनिकल को आप लोग को छांट देना है, क्योंकि बॉम्बे क्रॉनिकल बहुत बाद का घटना है, जो कि फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। जो हम लोग शिफ्ट 1 में क्वेश्चन देखे भी थे कि बॉम्बे क्रॉनिक बॉम्बे क्रॉनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल यहाँ है, बॉम्बे क्रॉनिकल यहाँ भी है। तो ये ऑप्शन 1 और 4 तो नहीं होगा। तो होगा क्या? बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे समाचार और बॉम्बे टेलीग्राफ, ये नहीं होगा। बॉम्बे टाइम्स, बॉम्बे स्टैंडर्ड्स और बॉम्बे टेलीग्राफ, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये तीनों को मर्ज करके टाइम्स ऑफ इंडिया का गठन 1861 में किया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। रॉबर्ट नाइट, 1861 में रॉबर्ट नाइट ने, ये भी याद रखना है कि रॉबर्ट नाइट के द्वारा जो है बॉम्बे स्टैंडर्ड, बॉम्बे टाइम
और बॉम्बे टेलीग्राफ को मिला करके बनाया गया था। 3 समाचार पत्र को मर्ज करके बनाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में रॉबर्ट नाइट के द्वारा। तो इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। तो हियर्स क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग: अर्नोल्ड टोयनबी, ओसवाल्ड स्पेंगलर, आरजी कॉलिंगवुड और जैकब बर्कहार्ड। तो ये चारों का चारों जो पर्सनैलिटी दिया गया है, ये चारों पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत बार यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी। तो ये चारों के बारे में आप लोग जितना पढ़ सकते हैं आप लोग पढ़ लीजिए, जहां से भी आप लोग को सोर्स मिल रहा है। तो इसमें सबसे फेमस है असोल्ड स्पेंगलर, जो कि पश्चिम का पतन के बारे में बोला था, द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट। और इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन ऑलरेडी यूजीसी पूछ चुका है। तो बी का 3 मैच करना है, बी का 3 यहाँ पे मैच हो रहा है और क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जा रहा है। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जा रहा है। अर्नोल्ड टॉयनबी ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जो कि इतिहास का अध्ययन के बारे में लिखे थे। आरजी कॉलिंगवुड ये डेर सिसरोन से कॉलिंगवुड कनेक्टेड है। और जो जैकब बर्कहर्ड है, ये है प्रकृति का विचार दिया गया था। मतलब कि ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ मिसिंग हो रहा है यहाँ पे। फिर से हम लोग एक बार करते हैं इसको, कुछ मिसिंग हो रहा है। तो ओसोल्ड स्पेंगलर का तो पश्चिम का पता नहीं, ये बात तो फिक्स है। बी का 2 यहाँ पे मैच कर रहा है, ये तो बी का 3 हो रहा है, ये तो गलत हो जा रहा है। बी का 2 यहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ए का 1 अर्नोल्ड टॉयनबी इतिहास का अध्ययन, ये करेक्ट है। आरजी कॉलिंगवुड जो है प्रकृति का विचार दिया गया था, ठीक। तो द आइडिया ऑफ नेचर दिया गया था आरजी कॉलिंगवुड के द्वारा। और इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वाला स्टेटमेंट भी पूछा गया है ऑलरेडी। जैकब बर्कहर्ड ये है डेर सिसरोन। तो 1 2 3 4 ये ऑलरेडी मैच्ड ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए। यू मस्ट यू मस्ट रीड दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन भाया पीडीएफ। तो पीडीएफ में जा करके आप लोग को ये चीज पूरा का पूरा पढ़ना है, अर्नोल्ड टॉयनबी के बारे में, स्पेंगलर के बारे में, कॉलिंगवुड के बारे में और बर्कहेड के बारे में। क्योंकि ये जो चारों जो पर्सनैलिटी है, ये चारों पर्सनैलिटी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते रहता है। या तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो सीधे स्टेटमेंट दे करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी मैं अगर डिस्कस करने चलूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, इसीलिए उसको हम लोग स्किप करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित इतिहासकार को उनके जन्म वर्ष के अनुसार सजाना है। एस के अयंगर, राधा कुमुद मुखर्जी, के पी जायसवाल, आर सी चौधरी और जादूनाथ सरकार। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जा रहा है, लेकिन ये जो के पी जायसवाल है, इससे ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ चुका है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें सबसे पहले जादूनाथ सरकार आएगा, जादूनाथ सरकार सबसे पहले आएगा। और क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ई जादूनाथ सरकार, उसके बाद एस ए अयंगर, उसके बाद बी राधा कुमुद मुखर्जी, इससे भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद सी केपी जायसवाल, केपी जायसवाल से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तभी क्वेश्चन क्या था, तभी बुक का नाम दिया गया था, 4 या 5 बुक का नाम दिया गया था, और वो बुक को सजाना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बुक का नाम कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, वो बुक को सजाना था। जिसमें कि एक बुक केपी जायसवाल का रहता है, द हिंदू पॉलिटिक्स करके, ऐसा कुछ केपी जायसवाल का रहता है, ठीक है। तो ये भी सारा पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा हिस्टोरियन। तो ये सब के बारे में भी आप लोग को यूनिट 10 में देखने को मिलेगा ये सब। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए, जो भी यूनिट 10 से कनेक्टेड है वो सब आप लोग ट्राई कीजिएगा कि पीडीएफ से बहुत डिटेल में जा करके इसका एक अलग से आप लोग कॉपी बना करके रखिए, सिर्फ यूनिट 10 का, जिसमें कि जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो आप लोग अलग से मेंशन करते हुए चलिए सारा कुछ। जादूनाथ सरकार 1870 में जन्म हुआ, एस के अयंगर 71 में 1 साल बाद, राधा कुमुद मुखर्जी 1884 में, के पी जायसवाल
हिंदू राजनीति, देखिए यही वाला क्वेश्चन जो है, हिंदू राजनीति, द हिंदू पॉलिटिक्स, यही वाला बुक जो है दिया गया था यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर में। हिंदू पॉलिटिक्स दिया गया था और उसको सजाने के लिए दिया गया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसको द्वारा एक और बुक लिखा जाता है, भारत का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद है एस सी राय चौधरी 1892। तो इस तरह करके ई ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी आप लोग को डिटेल से पढ़ना है पीडीएफ से। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रिंसिपल सोर्स फॉर द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध इन द अर्ली 18th सेंचुरी इज। तो ये तो खोवा क्वेश्चन है, पूरा मलाई क्वेश्चन है ये। अगर ये सब क्वेश्चन अगर गलत हो जा रहा है तो फिर आप लोग यूजीसी नेट के एग्जाम से बाहर हैं, इसका मतलब। 8वीं शताब्दी के शुरुआत में सिंध पर अरब आक्रमण का मुख्य स्रोत क्या है? फतवा उल बुल्दान ये नहीं है, जवामी अल हकियात ये भी नहीं है, चचनामा जो कि बहुत फेमस है। आप लोग मिडावल हिस्ट्री जैसे ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चचनामा का ही जिक्र सबसे पहले आता है। अरब आक्रमण, आप लोग को बताना है कि अरब आक्रमण कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं कमेंट करने के लिए बोलता हूँ आप लोग उस बात को सीरियस में लेकर के यू हैव टू कमेंट द ऑल द क्वेश्चन विच आई टोल्ड यू। तो चचनामा को फतेह नामा सिंध भी कहा जाता है, जो कि 711 ईस्वी में यहाँ पे दिया गया है ये पूरा का पूरा। 711 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध के विजय का विस्तृत वर्णन किया जाता है। कहीं कहीं 711 रहता है और कहीं कहीं 712 भी रहता है, तो ये डेट को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने जहांगीर के दरबार को सजाया था? हियर्स वन अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू मुगल्स पेंटिंग, मुगल्स पेंटर, so that why I told you this topic is very important for your UGC net. बिशन दास, मोहम्मद सुल्तान, आगा रजा, मोहम्मद मुराद, सैयद बैग। तो इन सब में से बताना है कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन सा चित्रकार था। तो बिशन दास तो कोई डाउट नहीं है कि बिशन दास जहांगीर में एक प्रसिद्ध था। तो ए तीन जगह ए आ रहा है, तो ए से काम नहीं बनेगा। मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान ये तो नहीं होगा। अग्गा राजा, अग्गा राजा, अग्गा राजा जो है ये, अग्गा राजा ये जो है जहांगीर के समय का चित्रकार, एक फेमस चित्रकार था। तो ए सी, तो दो जगह ए सी मैच कर रहा है। उसके बाद है मोहम्मद मुराद, तो मुराद नहीं है जहांगीर के समय में, सैयद बैग है जहांगीर के समय में। नहीं, सैयद बैग नहीं है, मोहम्मद मुराद है। तो ए सी डी इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। एक सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, तो चित्रकार से कनेक्टेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये आप लोग को ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन रहता है ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पूछ रहा है। हम लोग आगे और भी जितना भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आप लोग को इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए ये जो टॉपिक है ये आप लोग को एक्स्ट्रा तैयारी ये सब टॉपिक से करना है, जो भी मैं आप लोग को एक पेज में लिखवाते जा रहा हूँ डे 1 से। और आज हम लोग क्या, आज हम लोग का डे 6 है पीवाईक्यू सीरीज का। तो विष्णुदास, जिसको कि बिशन दास कहा जाता है, यह जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। आगा राजा ये भी जहांगीर के दरबार में, आगा राजा मूल रूप से फारस से थे और जहांगीर ने अपने दरबार में शामिल किया था। मोहम्मद मुराद जहांगीर के दरबार में ये भी था, जो कि पांडुलिपि को चित्रित करने और जटिल लघु चित्र बनाने के विशेषज्ञ थे ये। लेकिन ये जो मोहम्मद सुल्तान है ये जो है कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि ये जहांगीर के दरबार में था, और सैयद बैग जो है इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि ये जहांगीर के दरबार में था। तो इसीलिए ए सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आधिकारिक और कार्य, ये देखिए शिफ्ट 1 में भी इससे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, शिफ्ट 1 में भी और शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन पूछा है, और आने वाला समय में हम लोग देखेंगे कि और भी बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखिए कर्नम, कर्नम के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कर्नम से क्वेश्चन पूछा है। आइगर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी, तो आइगर कनेक्टेड हो जाएगा ग्राम सेवक से, मतलब ए का 2,
तो ए का टू दो जगह मैच कर रहा है, ए का टू। अकुड्डी मक्कल, ये क्या था? कुड्डी मक्कल, ये था किराएदार, मतलब डी का थ्री, डी का थ्री। तो ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। बी का वन, कर्णम जो है वो ग्राम लेखाकार था। और रेड्डी क्या था? रेड्डी जो था वो था मुखिया था, रेड्डी। तो ये सब याद रखना है, ये इस तरह का मिलान करे वाला, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है इस तरह से। ठीक है। तो आयगर क्या है? वो ग्राम सेवक था। दक्षिण भारत में ग्राम अधिकारियों का एक समूह था जो विभिन्न प्रशासनिक और सामुदायिक कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार था। ये कर्णम क्या था? ये ग्राम लेखाकार था जो कि करों को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार था। और रेड्डी क्या था? ये तो मुखिया था रेड्डी। और कुड्डी मक्कल क्या था? ये किराएदार था। किराएदार किसानों को संदर्भित करता है जो दूसरों के स्वामित्व वाली भूमि पर काम करते थे। ठीक है। तो आई होप कि ये वाला भी क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18। हम लोग थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में करने से क्वेश्चन अति वीडियो जो है बहुत लंबा बन सकता है आप लोग के लिए, फिर मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड विथ द नासत्य ऑफ द ऋग्वेद। नासत्य से पहचान किसका किया जाता है? असुर, मिस्र, पन्नी, अश्विनी। तो ये है अश्विन। अश्विन जो है वो नासित्य से कनेक्टेड है, जो कि घोड़ा से भी संदर्भित किया जाता है। अश्विन, जिन्हें नासत्य भी कहा जाता है, जुड़वा वैदिक देवता है जो कि चिकित्सा, स्वास्थ्य और भोर से जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद में पूजनीय है, जो हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ में से एक है। अश्विन को दिव्य चिकित्सक, चिकित्सक भी याद रखना है, अश्विन को ही कहा जाता है। वे विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों और भजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपचार और सुरक्षा के लिए उनके आशीर्वाद का आह्वान जरूरी है। और उन्हें अक्सर घुड़सवार के लिए भी रूपांतरित किया जाता है, चित्रित किया जाता है। ठीक है। और ये असुर, मिस्र और पन्नी, इस सब के बारे में भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए दिया गया है, जो कि आप लोग को पढ़ लेना है अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंद्रा एंड हिज इंटर्ज फ्लाइंग टू ग्रेट द बुद्धा इन तुस्ता तुसिता हेवन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अजंता केव। तो अजंता केव से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन यूजीसी पूछ चुका है अजंता केव से रिलेटेड। तो इंद्र और उनके दल के उड़ान भरने के चित्रण निम्नलिखित में से किससे है? गुफा 1 से नहीं है, 16 से भी नहीं है, 17 से है। 17 से जो है इंद्र और उनके दल के उड़ान भरने का चित्रण जो है अजंता की गुफा 17 में पाया जाता है। 19 भी नहीं है। ठीक है। तो अजंता जो केव है, ये वाला टॉपिक भी आप लोग को कवर करके रखना है, ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 17 में क्या है? अपनी उत्कृष्ट पेंटिंग और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध चित्रण इंद्र और उनके दल को दूषित स्वर्ग में बुद्ध को स्वागत करने के लिए उड़ान भरने का दृश्य है। इस गुफा में अक्सर स्वर्गीय मेजबानों की गुफा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें स्वर्ग प्राणियों के कई चित्रण है। ठीक है। गुफा 1 में क्या है? आश्चर्यजनक मूर्तियों और चित्रों के लिए जानी जाती है, जिसमें बोधिसत्व पद्म पानी की प्रसिद्ध छवि शामिल है। यदि पूछ लिया जाए कि बोधिसत्व पद्म पानी, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ही ये क्वेश्चन पूछ ले, दिसंबर 2024 में। बोधिसत्व पद्म पानी कौन गुफा से कनेक्टेड है? तो ये है गुफा 1 से कनेक्टेड। और 16 में क्या है? एक जटिल नक्काशी और चित्रकारी है, जिनमें जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन का चित्रण है। 19 में क्या है? चैत्य या प्रार्थना कक्ष है, जो अपने बड़े स्तूप और समृद्ध रूप से सजाए गए मुखौटे द्वारा प्रतिष्ठित है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का खत्म। और आज आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले सूरत में फ्रांसीसी बेड़े का आगमन, हुगली में पुर्तगालियों का निष्कासन, पुर्तगालियों द्वारा गोवा द्वीप का कब्जा। तो ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, 1510। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, 1600। जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत थॉमस रो को मुगल दरबार में नियुक्त किया। तो ये तो नियुक्त किया था, इसके स्टेब्लिश होने के बाद किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टेब्लिश के बाद। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा? गोवा पर कब्जा किया था सबसे पहले 1510 में, मतलब कि सी जो है सबसे पहले आएगा। तो सी दो जगह सबसे पहले सी आ रहा है। उसके बाद आएगा
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना आएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का उसके बाद स्थापना 1600 में हुआ था, मतलब सी के बाद डी। तो सी के बाद डी ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रहा है, इसीलिए ये इसका ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तो ये देखिए, पुर्तगाली गोवा द्वीप पर कब्जा करता है 1510 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में, थॉमस रो जेम्स प्रथम मुगल दरबार में आया था, ये आया था 1615 में, और ये हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासन किया गया था 1632 में, और सूरत में फ्रांसीसी बेड़े का आगमन हुआ था 1668 में हुआ था। तो इस तरह सी डी ई बी ए जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जा रहा है। तो आप लोग को बताना है कि ये 20 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हो रहा है। अगर 20 क्वेश्चन में यदि आप लोग का 10 प्लस अगर सही हो जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आज का हार्ड क्वेश्चन था। हार्ड इन द सेंस कि अगर पढ़ा हुआ है तो इजी है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो वो हार्ड है, सीधा सा लॉजिक ये है। कोई भी क्वेश्चन हार्ड और इजी नहीं होता है, ये आप लोग का तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप लोग का तैयारी कैसा है। जो आपके लिए इजी है हो सकता है किसी और के लिए हार्ड है वो क्वेश्चन। तो आप लोग को बताना है कमेंट करके कि कितना 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग का करेक्ट हो रहा है। और इसी तरह करके हम लोग कल को, इससे आगे हम लोग कल को बढ़ेंगे, 20 से 50 तक कोशिश करते हैं कल को कवर करने का, क्योंकि बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, इसीलिए एक बार में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा ये वाला शिफ्ट का। ये वाला शिफ्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा टफ शिफ्ट है ये वाला अभी तक का हिस्ट्री का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पीवाईक्यू सीरीज पसंद आ रहा होगा, और आप लोग को बताना है कि इसमें और क्या चेंजेस किया जा सकता है, और इसको क्या इस वीडियो को और छोटा किया जा सकता है, या फिर मैं सिर्फ आप लोग को सिर्फ आंसर बताते हुए चलूं कि ये सब 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 सही है, 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस तरह करके यदि आप लोग को बता पढ़ना है तो आप लोग वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर आप लोग को उस तरह, क्योंकि मेरा भी तो टाइम जाता है ना, मेरा भी 40-45 मिनट मैं भी आप लोग के लिए समय दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग ही कवर कर रहे हैं। मैं भी बहुत शिद्दत से आप लोग के लिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग को आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूजीसी नेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी कर सकें। बहुत ज़्यादा इधर ये चैनल वो चैनल खंगालने का आप लोग को ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा पीवाईक्यू मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कवर कर लेने का। जैसा कि मैंने आपको डे फर्स्ट में ही बताया था कि सिर्फ यही चैनल के ऊपर आप लोग को भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरा खुद का अभी पीजी चल रहा है, जिसमें कि मैं उधर फंसा हुआ हूँ थोड़ा सा, इसीलिए वीडियो ज़्यादा बनाने का टाइम नहीं मिलता है। जितना मिल पा रहा है उतना मैं आपको कवर कराने का कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं कराने का कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आप लोग को बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना है, और नहीं पसंद आ रहा होगा तो डिसलाइक करना है, और कमेंट जरूर करना है, फीडबैक जरूर देना है लाइक या डिसलाइक करके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनको भी ये ज़रूरत है। लेकिन यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो ही शेयर करना है, नहीं तो शेयर भी नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।